वेलकम बैक। और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का लेसन नंबर 3, हिमालय की बेटियां। तो ये हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हिमालय की बेटियां। अब ये क्या है? ये एक निबंध है। तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि हिंदी में जितने भी जो भी कंटेंट लिखा जाता है वो 2 पार्ट्स में होता है। एक मतलब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। खंड, 2 खंड बनाए गए हैं। एक होता है गद्य खंड और एक होता है काव्य खंड। तो जितने भी निबंध, कहानियाँ, लेख, ये सब गद्य में लिखे जाते हैं और जितनी जो भी कविताएं होती हैं या गीत होते हैं वो काव्य खंड में के अंडर आते हैं। अब ये क्या है? ये एक निबंध है। निबंध मतलब ऐसे। सो ये इस पाठ का खंड कौन सा हो गया? गद्य। और विधा कौन सी होगी? निबंध। और किसने लिखा है ये? इसके लेखक कौन है? लेखक हैं इसके नागार्जुन जी। ठीक है। तो अब पहले तो इसका नाम ध्यान से देखते हैं, हिमालय की बेटियां। हिमालय मीन्स हिमालयास, जो हमारे नॉर्थ में हिमालयास हैं। बेटियां, हिमालय की बेटियां किसको बोला गया है? नदियों को, जो हिमालय से पैदा होती हैं, जो हिमालय से शुरू होती हैं। तो एक तरह से नदियों का क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन। नदियों को बेटियां कहा गया है, मीन्स ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया गया है। तो नदियों का पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में क्या कहेंगे हम? मानवीयकरण किया गया है। अद्भुत मीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, मानवीयकरण किया गया है। तो लेखक हमारे को ये बता रहा है कि जो नदियाँ वहाँ से पैदा होती हैं और जो पहाड़ों से पैदा होकर समतल मैदानों में, मीन्स प्लेन्स में आती हैं, तो माउंटेन रीजन्स में थोड़ी अलग तरह की होती हैं जब वो पैदा होती हैं, जहाँ से उस टाइम पे वो बहुत ही पतली होती है उसकी धार। बट जैसे जैसे वो नीचे पहुँचती है प्लेन्स पे, जहाँ हम लोग भी रहते हैं, वहाँ पे आकर वो काफ़ी फैल जाती है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं नदियाँ। प्लस उनका बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है, तो ये सब लेखक हमारे को इस पाठ में समझा रहा है। तो उसने नदियों को बेटियाँ क्यों कहा है? क्योंकि नदियाँ, ये वाली जो नदियाँ हैं, ये हिमालय से उत्पन्न होती हैं, हिमालय से पैदा होती हैं। और कैसे हिमालय से पैदा होती है? क्योंकि हिमालय की बर्फ़ पिघलती है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी बन जाता है। पानी बहता बहता नदियों का रूप ले लेता है। ठीक है। तो ये बेसिक था और इसमें वो डिफरेंस बताएगा कि माउंटेन्स में कैसी होती हैं नदियाँ और प्लेन्स में कैसी होती हैं, और उसके थॉट में कैसे चेंज आया। तो जब वो पहले प्लेन्स पे रहता है, प्लेन्स पे नदियों को देखता था तो उसको अलग तरह की दिखती थी, और अब जब वो माउंटेन्स पे देख रहा है, हिमालयाज़ में देख रहा है नदियाँ जहाँ से पैदा हो रही हैं उस पॉइंट से, तो उसको नदियों का बिहेवियर और एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो ये कंपेरिजन भी वो बताएगा हमको। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। तो उन्हें किन्हें? नदियों को, क्योंकि वो पहाड़ों पे नहीं रहता, वो मैदानी इलाके में रहता है, प्लेन्स में रहता है जो लेखक है। तो वो कह रहा है अभी तक तो मैंने दूर से ही देखा था और मुझे दूर से मतलब प्लेन्स में नदियाँ कैसे लिखती थी? बड़ी गंभीर, सीरियस, शांत मीन्स बिल्कुल ही पीसफुल, अपने आप में खोई हुई लगती थी। तो ये नदियाँ उसको अपने आप में खोई हुई लगती थी, शांत लगती थी और पीसफुल लगती थी और सीरियस लगती थी। समप्रभांत, महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। तो इसका क्या मतलब है? समप्रभांत मतलब सभ्य या सोफिस्टिकेटेड या सम्मानित, एक लेडी की तरह, एक सोफिस्टिकेटेड, ग्रेसफुल, सम्मानित मतलब जिसकी सब इज्जत करते हैं, उस लेडी की तरह, वेल मैनर्ड लेडी की तरह, भांति मतलब तरह, उसको प्रतीत होती थी, मीन्स उसको लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो लेखक के मन में इस नदी के प्रति, जैसे कोई लेडी बहुत ही ग्रेसफुल होगी, पढ़ी लिखी, सोफिस्टिकेटेड होगी, तो हाँ, हर कोई उसको रिस्पेक्ट से देखेगा ना। तो ये लेखक भी, क्योंकि उसको ये नदियाँ बहुत ही सम्मानित और रिस्पेक्टफुल लगती थी, तो वो इनको बड़ी ही आदर और श्रद्धा के भाव से देखता था। इसके दिल में आदर और श्रद्धा थी, मतलब रिस्पेक्ट थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। तो जैसे कोई बच्चा अपने माँ, अपनी दादी, अपनी मामी, मौसी की गोद में खेलता है, वैसे वो इन नदियों की धाराओं में, मतलब इन नदियों में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, कंधे पर चढ़ना मतलब वो हिमालय की चढ़ाई कर रहा है, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो अब जब वो एक्चुअली में चढ़ाई कर रहा है हिमालयाज़ की, तो वो उनके बर्थ पॉइंट से, मतलब जहाँ पे वो शुरू होती हैं उस पॉइंट पे पहुँच गया है। तो अब वो ऊंचाई पे पहुँचने पर उसको, हिमालयाज़ की ऊंचाई पे पहुँचने पर उसको इन नदियों का कुछ अलग सा ही रूप देखने को मिल रहा है। मैं हैरान था, मतलब लेखक का बहुत हैरान हो रहा है इनका डिफरेंट सा रूप देख के, क्योंकि अभी तक तो उसने शांत, गंभीर देखा था, बट अब उसको अलग रूप देखने को मिल रहा है, तो इसलिए लेखक बहुत हैरान हो रहा है। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। तो वो कह रहा है कि जब वो नदियाँ वहाँ पहाड़ पे जहाँ से पैदा होती हैं, वहाँ पे तो इनकी धार बहुत ही पतली है, मतलब इनका रूप बड़ा ही अलग है। क्योंकि क्या कह रहा है वो? गंगा कैसी है? दुबली पतली। गंगा, यमुना और सतलुज जो जहाँ पे शुरू होती हैं बहुत ही दुबली पतली हैं वहाँ पे, बट समतल मैदानों मतलब प्लेन इलाकों में आते आते कैसी हो जाती है? विशाल, मतलब बहुत ही ह्यूज हो जाती है।
बहुत ही बड़ी हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनके ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। तो वो ये कह रहा है कि अब जहाँ पे वो नदियाँ शुरू हो रही हैं ना, वहाँ पे वो बड़ी अटखेलियाँ करती हैं, मतलब इधर उधर पानी जाता है नदियों का, तो वो उसको ऐसे लग रहा है कि ये जैसे नदियाँ हंस रही हैं, बड़ा ही अटखेलियाँ कर रही हैं जैसे बच्चे करते हैं, और बहुत ही खुश हैं, उल्लास मतलब बहुत ही खुश हैं। पर मैदान में जाते जाते इनका ये सब अटखेलियाँ, खेलना, और इन द सेंस वो ये कह रहा है कि पानी जब इधर उधर नदियों का जाता है, जहाँ से शुरू होती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी जब पिघल रहा होता है और जब पानी बह रहा है, तब ये वहाँ पे जब शुरू होती हैं तो बहुत ही अटखेलियाँ करती हैं, खिलखिलाती हैं। मतलब पानी का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, एज़ इफ़ कि ये, क्योंकि बेटियां हैं तो इसलिए उनको उसके लिए वर्ड जैसे यूज़ कर रहा है कि खिलखिलाती हैं, हंसती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। पर जैसे जैसे मैदानों में आती हैं तो इनका ये उल्लास, इनकी ये खुशी कहाँ गायब हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। अब वो कहता है कि अगर मैं किसी लड़की को देखूँ या मैं किसी कली को देखूँ, फूल की कली को, तब भी मेरे को इतनी हैरानी नहीं होती, इतना कौतूहल और विस्मय मतलब इतनी हैरानी या इतना आश्चर्य नहीं होता, जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। जितना बाल लीला मतलब बचपन की खेल देखकर, बाल मीन्स बचपन, लीला मतलब बचपन के खेल, जैसे हम कृष्ण जी की भी लीला देखते होते हैं ना, बाल कृष्ण, तो जो बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं उसको बोलते हैं बाल लीला। तो वो कह रहा है कि मैं किसी लड़की को भी देखूं, किसी कली को भी देखूं, किसी को भी देख के मेरे को इतनी हैरानी, इतना आश्चर्य नहीं होता, इतना कौतूहल विस्मय नहीं होता, जितना कि इन हिमालय की बेटियों को, इन नदियों को देखकर, इनकी बाल लीलाएं देखकर मुझे होता है। बाल लीला क्यों कह रहा है? क्योंकि अब वो उस पॉइंट पर पहुंचा हुआ है, वो ऊंचाई से देख रहा है, हिमालय की चढ़ाई कर रहा है, वहाँ से देख रहा है नदियों को, तो वहाँ से नदियाँ पैदा हो रही हैं, तो एक तरह से वो हिमालय की बेटियाँ हैं, अभी वो अपने बचपन में हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वो नदियों का पानी इधर उधर बह रहा है वो उसको बाल लीला नज़र आ रही है। कहाँ तो एक तरह से उसने नदियों का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, उनका मानवीयकरण किया है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? मतलब वो कह रहा है कि ये कहाँ जा रही हैं, मतलब ये पानी कहाँ जा रहा है इसका, ये कहाँ पहुँचना कहाँ चाहती हैं, लक्ष्य मतलब व्हाट इज़ द टारगेट, कहाँ पे पहुँचना चाहती हैं, जो इतनी बेचैन हो रही है, इतना बेचैनी से इसका पानी बहता जा रहा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? महान पिता कौन हो गया अब इनका? हिमालय। तो हिमालय बहुत बड़ा है, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज़ किया महान का। विराट प्रेम, विराट होता है बहुत ज़्यादा, प्रेम होता है प्यार। तो वो कह रहा है इतने बड़े महान पिता का इतना सारा प्रेम पाकर भी अगर इनको तृप्ति नहीं है, इनका हृदय मीन्स इनका दिल अतृप्त, अतृप्त मतलब संतुष्ट नहीं है, तो फिर इनकी ये जो प्यास है ये कौन मिटाएगा? अगर इतना महान हिमालय के प्यार से ही नहीं ये खुश हो पा रही है और अटखेलियाँ कर रही हैं, खेलती जा रही हैं, बहती जा रही हैं, तो और कौन होगा जो इनको संतुष्ट करेगा, इनको सेटिस्फाई करेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सर्ब सब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब देखो ये बड़ी थोड़ी सी ना टेक्निकल सी लाइन है, बट मीनिंग ईजी है, मैं आपको बताती हूँ, आप नोट भी कर सकते हो, मैंने भी अलग से नोट किया है इसका मीनिंग। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसमें क्या कह रहा है वो। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, तो बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ मतलब कि अगर बर्फ़ ना होती तो बर्फ़ जल जाती तो वो पिघल जाती, तो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो कैसी लगती? नंगी प्रतीत होती। तो लेखक ये कह रहा है, मतलब एक तरह से वो हिमालय की पहाड़ियों का वर्णन कर रहा है कि कैसे हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, या और क्या क्वेश्चन हो सकता है, हिमालय का परिवेश कैसा है, मतलब कैसा सराउंडिंग्स है, या इनके बचपन में जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लीला निकेतन। निकेतन का मतलब होता है घर, लीला होता है खेल, और इनका किसके लिए यूज़ किया? नदियों का, तो नदियों के लिए। तो नदियों का खेलने वाला घर कैसा है, तो नदियों का लीला निकेतन कैसा है, एक ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें हमने 4 पॉइंट्स बनाने हैं। नंबर 1 कैसा है कि हिमालय की पहाड़ियाँ बिना, तो आपको वो पूछेंगे, लेखक ये कहता है कि हिमालय की, क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो कि लीला निकेतन कैसा है, या हिमालय का वर्णन करो, हिमालय के परिवेश का वर्णन करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट ये बनाएंगे कि लेखक ये कहता है कि हिमालय की पहाड़ियाँ बिना बर्फ़ के नंगी प्रतीत होती हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियाँ, कि हिमालय की घाटियाँ छोटे छोटे पौधों से भरी पड़ी हैं। फिर आ गया बंधुर अधित्यकाएँ। अब देखो बंधुर का मतलब क्या होता है? बंधुर का मतलब है मुकुट। अधित्यकाएँ का मतलब क्या होता है? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, मतलब आप पहाड़ के ऊपर जाओ बट ऊपर जाके वो फ्लैट हो जाए, तो ये हमें पता है क्या होता है? प्लेट्यू। तो यहाँ से वो क्या कहना चाहता है कि कहीं पे तो बहुत छोटे छोटे जो पौधे हैं घाटियों में, कहीं पर हिमालय के ऊपर की भूमि समतल हो जाती है, मतलब हिमालय की भूमि में उतार चढ़ाव है, ठीक है, और कहीं पर जाकर वो समतल हो जाती है। फिर सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज का मतलब हरी भरी, उपत्यकाएँ का मतलब क्या होता है? घाटियाँ। तो हिमालय की घाटियाँ बहुत ही हरी भरी हैं।
तो ऐसा है नदियों का खेलने वाला घर, नदियों का बाल लीला करने वाला निकेतन। आई होप ये वाली जो टेक्निकल लाइंस हैं इसका मीनिंग आपको समझ आ गया है, और क्वेश्चन भी कैसे आएगा ये भी समझ आ गया। देखो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि हिमालय का परिवेश का वर्णन करो, या लीला नदियों का लीला निकेतन कैसा है, बाल लीला निकेतन कैसा है। तो हिमालय की पहाड़ियाँ बिना बर्फ़ के नंगी प्रतीत होती हैं। हिमालय की घाटियाँ छोटे छोटे पौधों से भरी पड़ी हैं। कहीं भूमि उतार चढ़ाव वाली है और कहीं पहाड़ के ऊपर की भूमि समतल है, कहीं हरी भरी घाटियाँ हैं। ऐसा है हिमालय का परिवेश, या ऐसा है नदियों का लीला निकेतन। लीला मतलब खेल, निकेतन मतलब घर। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो लेखक कह रहा है कि जब ये खेलते खेलते बहते बहते दूर चली जाती हैं तो मतलब कहाँ पहुंच जाती हैं, पेड़ों में, जंगलों में, जहाँ अलग अलग तरह के पेड़ हैं। ये सब पेड़ों के नाम हैं, देवदार, चीड़, सरो, ये अलग अलग तरह के पेड़ों के जब बीच में पहुँच जाती हैं तब शायद इनको अपने बचपन की बातें, मतलब अब ये अपने पापा से, अपने पापा कौन है इनके, हिमालय, तो अपने पिताजी से दूर हो गई हैं। तो अब क्योंकि ये दूर हो गई हैं तो क्या इनको, तो शायद लेखक ऐसा कह रहा है, शायद इनको अपनी पुरानी बातें याद आती होंगी, या वहाँ जाकर इन्हें, पेड़ों के पास जाकर इन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना मतलब याद करना। तो लेखक ये कह रहा है, किसको पता कि अब जब इसकी बेटियां इससे दूर चली गई हैं बुढ़े हिमालय की, तो वह अपनी नटखट मीन्स नॉटी बेटियों के लिए को कितना याद करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी चोटियाँ किसकी, हिमालय की, बड़े बड़े माउंटेन पीक से जाके पूछो कि क्या तुम उसको, मतलब एक तरह से हिमालय को जाके पूछो कि क्या तुम अपनी बेटियों को याद करते हो, तो तुमको उत्तर में मतलब आंसर में क्या मिलेगा, विराट। विराट मतलब बहुत ही बड़ा, मौन, मौन मतलब शांत, के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है, मीन्स कोई मतलब मौन, शांत रिस्पॉन्स मिलेगा तुमको, कि उसका कोई भी एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो लेखक कहना क्या चाहता है कि हिमालय ना शांत रहकर अपनी बेटियों को दूर जाते हुए देखता ही रहता होगा। बेसिकली ये कहना चाहता है कि हिमालय अगर उसकी बेटियां दूर जा रही हैं तो शांति से अपनी बेटियों को देखता है दूर जाते हुए। फिर नेक्स्ट, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, जेलम, काबुल, कुभा, काबुल का ही नाम है कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो ये सारी बेटियों के नाम दे दिए, सारी वो नदियां जो हिमालय से उत्पन्न होती हैं, हिमालय से पैदा होती हैं। तो वो कह रहा है कि दो नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये इतनी महान नदियां हैं। सिंधु कौन सी होती है, इंडस। तो ये इतनी महान नदियां हैं, महानदियां हैं कि इनके सामने ये वाली जो बाकी नदियां हैं, ये तो अगर हम इनका नाम लें तो ये सारी नदियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ठीक है, तो मतलब वो कह रहा है कि इनका नाम लो तो बाकी सारी नदियों की भी एक तरह से याद आ जाती है, क्योंकि ये सारी नदियां भी छोटी छोटी नदियां हैं जो हिमालय से ही उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। स्वयं मतलब खुद, सिंधु और ब्रह्मपुत्र खुद तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह हिमालय की देन है, हिमालय से पैदा होती हैं। अगर हिमालय पर बर्फ़ ही ना होती और वो पानी में पिघलती ना, पानी इकट्ठा ही नहीं होता, तो क्या ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र पैदा हो सकती थी? तो इसलिए वो कह रहा है कि वो खुद तो, ये वाली नदियाँ कुछ भी नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इनको महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। तो वो कह रहा है खुद तो ये कुछ भी नहीं है, वो तो हिमालय के ऊपर जो बर्फ़ पड़ती है वो बर्फ़ पिघलती है, और पिघलकर एक एक पानी की बूंद जब इकट्ठा होती है तो वो इन महानदियों का रूप धारण करती है, जो फिर अल्टीमेटली जाके समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है, मतलब जो समुद्र में मिल जाती है। तो एक्चुअली में वो क्या कह रहा है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है ये स्वयं तो कुछ भी नहीं है, ये हिमालय की देन है। हिमालय की बर्फ़ पिघल कर जो पानी बनता है वह पानी इकट्ठा होकर इन महानदियों का रूप ले लेता है और फिर समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो ये भी बात क्लियर है हमारी। कितना सौभाग्यशाली, मतलब कितना लकी है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो वो कह रहे हैं कितना लकी है वो समुद्र, वो सी, जिसको पर्वतराज कौन है, हिमालय की इन दो बेटियां कौन सी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, कि इन दो बेटियों को, मतलब वो अब यहाँ पे क्योंकि उसने बेटी का है ना, तो वो कह रहा है कि जब वो समुद्र में मिल रही हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र उनका हाथ पकड़ता है, सॉर्ट ऑफ जैसे जब बेटियों की शादी करते हैं तो उनका हस्बैंड उनका हाथ पकड़ता है। तो समुद्र को अब वो क्या कह रहा है, बेटियों का हस्बैंड बना रहा है, कि वो कितना समुद्र लकी है कि उस समुद्र को ये चांस मिलता है कि इतने पर्वतराज, मतलब इतने महान हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का चांस
उस समुद्र को मिलता है जिसमें जाकर ये मिल जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो कह रहे हैं कि जो लोगों ने इनको ऊंचाई से, हिमालय की पहाड़ियों से नहीं देखा और सिर्फ मैदानों से देखा है, वो तो शायद इस बात का ख्याल ही कर सकते होंगे कि जब ये नदियाँ उसकी हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर खेलती हैं तो क्या क्या करती होंगी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। तो मतलब वो जब ये बच्चियां होती हैं हिमालय की गोद में खेलती हैं तो इन जो बालिकाओं का जो रूप है वो पहाड़ पे रहने वाले आदमियों को के लिए चाहे इतना अट्रैक्टिव ना हो, चाहे उनको इतना अच्छा ना लगता हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। मतलब वो लेखक को इनका ये वाला रूप, बचपन वाला रूप, जब ये हिमालय से पैदा हो रही हैं, ये रूप नदियों का इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा प्रतीत हुआ, लुभावना मतलब अच्छा लगा कि उस लेखक ने हिमालय को बना दिया ससुर, समुद्र को बना दिया दामाद। तो एक तरह से उसने क्या कर दिया, नदियों को बेटियां बनाया है, समुद्र को पति बना दिया उन बेटियों का, और हिमालय को उनका जो समुद्र है, समुद्र का ससुर बना दिया। राइट। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है समुद्र की भी। तो हिमालय में नदियाँ नाचती कूदती रहती हैं, पर जब वे मैदान मतलब समतल इलाके में, समतल स्थान पर आती हैं तो वे बड़ी हो जाती हैं और शांत हो जाती हैं। तो ये एक तरह से कंपैरिजन है कि पहले तो बड़ी अटखेलियाँ करती हैं, और अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, अटखेलियाँ करती हैं, बट जब बड़ी हो जाती हैं, समतल मैदानों में पहुँचती हैं तो वो बड़ी हो जाती हैं और शांत हो जाती हैं, और फिर इनका विवाह किससे हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये समुद्र में मिल जाती हैं, तो इनका विवाह एक तरह से समुद्र में इसके साथ हो जाता है। इनका पति कौन बन जाता है, समुद्र। तो समुद्र हिमालय बेटियों का पति और हिमालय का दामाद, और हिमालय उनका क्या बन गया, ससुर, फादर इन लॉ। लेखक ये कह रहा है कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनको इन नदियों का ये जो चंचल और नटखट रूप है, चाहे आकर्षक ना लगे, चाहे अच्छा ना लगे, अट्रैक्टिव ना लगे, पर लेखक को तो ये रूप इतना अच्छा लगा कि उसने हिमालय नदियों को बना दिया हिमालय की बेटियां, और जिस समुद्र में जाकर ये बेटियां मिल जाती हैं उस समुद्र को बना दिया हिमालय का दामाद। तो ऐसा कहने में भी, इस कंपैरिजन करने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं हुई है, कोई हिचकिचाहट नहीं हुई है, कोई हेजिटेशन नहीं हुई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम लास्ट पेज पे पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ना पहले हम ये वाली लाइन पढ़ते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई। कौन सी, ये जो ऊपर लिखी हुई है। तो लेखक ने जब इन चंचल नदियों को, जो हमने पहले डिस्कस किया है, चंचल नदियों को, हिलने डुलने वाली नदियों को, नटखट नदियों को देखा तो उसको एक बात याद आई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो जब लेखक ने ये वाली नदियों के इस चंचल रूप को देखा, नटखट रूप को देखा, तो लेखक को एक बात याद आई। किसके बारे में, महाकवि कालिदास की बात याद आई कि शायद कालिदास जी को भी नदियों का ये वाला चंचल रूप पसंद था। इसीलिए महाकवि जो कालिदास ने, अब हम ये पढ़ेंगे, महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत, हमने हिस्ट्री के बारे में क्लास 6 में इसमें पढ़ा था कि महाकवि कालिदास जी ने एक महाकाव्य लिखा था मेघदूत। तो मेघदूत मतलब वो ये कहना चाह रहा है लेखक कि शायद कालिदास जी को भी नदियों का ये वाला जो चंचल रूप है ना वो बहुत पसंद आया, इसी कारण उन्होंने इन नदियों के इस चंचल रूप की डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मेघदूत में भी की है। अब क्या डिस्क्रिप्शन की है वो समझो। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। अब ध्यान से समझना कि कालिदास कौन, एक महाकवि हैं, बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने एक महाकाव्य लिखा, एक कविता लिखी थी जो बहुत फेमस हो गई थी, मेघदूत। अब मेघ क्या होते हैं, बादल, दूत होता है मैसेंजर। तो उन्होंने मेघ को, बादलों को मैसेंजर के रूप में दिखाया था। और किसने मेघ को, बादलों को किसने मैसेंजर बनाया था, एक बंदा था यक्ष। यक्ष कौन था, विरही, मतलब अपनी लवर के प्रेम में पागल था और उससे बिछड़ा हुआ था, वो मीन्स वो सेपरेटेड थे लवर्स। तो यक्ष जो कि प्रेम में पागल था, विरही था, उसने मेघ को अपना मैसेंजर बनाया, बादलों को मैसेंजर बनाया था अपना मैसेज अपनी लवर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। और उसने क्या कहा था, अब इसमें हमने वो मैसेज की बात नहीं करनी, हमने ये देखना है कि कालिदास जी ने नदियों से क्या रिलेट किया। तो कालिदास जी ने ये लिखा था उसमें कि यक्ष ने मेघदूत को क्या बोला कि वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तो यक्ष ने बोला था मेघदूत को
कि तुम मेघ मतलब बादल, तो बादल ने क्या करना है, नदी में बूंदे बरसानी है, मतलब बारिश करनी है। तो उसने ये बोला था कि मेघदूत तुम जाते जाते भी, तुम मेरा मैसेज तो लेके जा ही रहे हो, तुम जाते जाते वेत्रवती बेतवा नदी, तो ये नदी का नाम है वेत्रवती या उसका दूसरा नाम है बेतवा, तो तुम जा रहे हो तो जाते जाते इस वेत्रवती नामक नदी में अपनी जल की बूंदें बरसाते जाना, मतलब उसको भी अपने प्रेम का प्रतिदान मीन्स अपने प्रेम का कोई रिटर्न गिफ्ट देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो जो ये कह रहा है, जो यक्ष है, कि तुम मेघ को कह रहा है कि तुम जाते जाते बेतवा नामक नदी में भी कुछ बूंदें बरसाते जाना, मतलब अपने प्रेम का प्रतिदान या अपने प्रेम का गिफ्ट उस नदी को देते जाना। तो तुम्हारी वो प्रेयसी तुमको पाकर अवश्य ही ज़रूर ही प्रसन्न होगी, मतलब खुश हो जाएगी। तो एक तरह से कह रहा है कि जो मेघ है और जो नदी है बेतवा नदी, वो एक तरह से क्या है, लवर्स हैं। तो उसको कह रहे हैं कि मैं, वो जो यक्ष है वो तो बेचारा बिछड़ा हुआ है अपनी प्रेमिका से, तो वो कह रहा है कि जैसे मैं तेरे थ्रू मैसेज पहुंचा रहा हूँ, तो तू अपनी बूंदे कुछ इस नदी में बरसाते जाना, तो वो नदी जो कि तेरी प्रेमिका है वो तुझे पाकर खुश हो जाएगी। तो ये सारी बातें कब याद आई, ये जब लेखक ने चंचल नदियों को देखा, तो उसको देखकर कालिदास जी की मेघदूत की रचना की याद आ गई। और उन्होंने ये बोला है कि शायद कालिदास जी को भी ये जो है नदियों का ये वाला चंचल रूप पसंद आया होगा, इसलिए उन्होंने नदियों के इस रूप की चर्चा जो है अपने महाकाव्य मेघदूत में की है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो लेखक कह रहा है कि जो कोई भी बंदा नदियों के डिफरेंट रूपों को, अलग अलग रूपों को देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। क्या नतीजे पर पहुंचेगा, देखो इसमें इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। आपने नोट करना है कि आपके मैम क्या इंटरप्रिटेशन बताते हैं। जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि एक नतीजा तो ये हो सकता है कि लेखक क्या कह रहा है कि कोई भी नदियों के अलग अलग रूपों को देखेगा, तो एक तो ये नतीजा हो सकता है कि वह ऐसे, जैसे लेखक हैरान हो रहा है नदियों के अलग अलग रूप को देखकर, ऐसे ही वो बंदा भी हैरान होगा। क्योंकि हमने इनिशियली पढ़ा है ना कि लेखक ने जब पहाड़ियों पे हिमालय के पर्वतों पे जाके रूप देखा, तो वो हैरान हो गया कि उसने ये रूप आज तक देखा ही नहीं था, उसने तो समतल मैदानों वाला रूप देखा था। तो एक नतीजा तो ये हो सकता है कि हर कोई हैरान हो जाएगा। सेकेंड नतीजा क्या नतीजा हो सकता है कि अगर कोई अलग अलग रूपों को देखेगा नदियों के, तो वह मैदानों में गंभीर और शांत दिखने वाली नदी के रूप को भूल जाएगा और पहाड़ों में नदियों की चंचलता और सुंदरता को देखकर उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये दो नतीजे हो सकते हैं जो मुझे समझ आ रहे हैं कि या तो वो हैरान हो जाएगा बंदा बहुत कि अलग अलग रूपों को देख के, या फिर वो उसका जो नदी का समतल मैदानों पे जो उसका गंभीर और शांत रूप है वो भूल जाएगा, और पहाड़ों में जो उसका चंचल और नटखट रूप दिख रहा है उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। नेक्स्ट ये कहते हैं कि काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। तो काका कालेलकर भी एक कवि हैं और उन्होंने नदियों को क्या कहा है, लोक माता, मतलब सारे संसार की माता के रूप में कहा है अपनी कविताओं में। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि नदियाँ जो हैं वो सारे संसार का एक ही भाव से, समान भाव से पोषण करती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है, क्योंकि नदियाँ सारे संसार का समान भाव से पोषण करती हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ष है। तो ये नागार्जुन जी कहते हैं कि माता बनने से पहले अगर हम इनको नदियों को बेटियों के रूप में देखें तो उसमें कोई हर्ष तो नहीं, मतलब हम उनको और थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, तो इनको ही हम प्रेमिका की भावना से भी देख सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और उसके बाद और आगे चलेंगे तो हम इन्हें माँ के रूप में भी देख सकते हैं, ममता के धागे से जोड़ सकते हैं, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो कई कवि हैं जिन्होंने इनको बहन के रूप में भी देखा है और अपनी कविताओं की रचना करी है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम मतलब वो कह रहे हैं कालेलकर जी ने नदियों को माता के रूप में देखा है, पर अगर हम इनको बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं, हम प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं, तो हम इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। हम माता के रूप में भी इनको देख सकते हैं, हम बहन के रूप में भी इनको देख सकते हैं, और काफ़ी कवि हैं जिन्होंने माता और बहन के रूप में नदियों को देखकर इन पर फिर रचनाएं की हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। अब ये नागार्जुन जी कह रहे हैं मेरे मन में भी नदी के प्रति बहन की भावना जागृत हुई। थोलिड़ तिब्बत की बात है। तो लेखक कहाँ पे था, थोलिड़ तिब्बत में। मन उचट गया था, मतलब मन बहुत उदास था, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, तबीयत ढीली थी, तबीयत खराब थी। सतलज के किनारे, सतलुज नदी है उसके किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, तो दोपहर के टाइम पे पैर लटका दिए पानी में, और कवि जो ये लेखक है नागार्जुन जी, वो पैर लटका के
नदी के पानी में पैर लटका के बैठ गए। उनका मन बहुत उदास था, दोपहर का समय था, तबीयत खराब थी। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील जल मतलब क्योंकि नदी का पानी हमेशा आगे बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है, तो ऐसे जल ने, आगे चलते रहने वाले जल ने मन पे असर डाला, मतलब उनकी तबीयत ठीक होने लग गई और तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, और नागार्जुन जी ये गीत गुनगुनाने लग गए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब यहाँ पे वो सतलुज नदी को बहन के रूप में संबोधित कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला बड़ी ही अनोखी है। क्यों अनोखी है? क्योंकि सतलुज नदी ने उसकी पीड़ा को खत्म कर दिया था, उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, कि मेरा मन मुदित हो गया, मीन्स मेरा मन खुश हो गया। हटा खुमारी, खुमारी क्या होती है? मतलब मेरी जो मेरी तबीयत ख़राब वाली फीलिंग थी, या मेरा मन उचट गया था, मेरा मन उदास हो गया था, वो फीलिंग चली गई और मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। तो वो ये कहना चाह रहा है। तो अचरज लीला अनोखी क्यों है? क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो गई नागार्जुन जी की, और उसकी पीड़ा का नाश हो गया। जो लेखक है, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी मीन्स न्यौछावर हो जाना, मैं तुम पर न्यौछावर हो जाऊं, मैं तुम्हारी नज़र उतारता हूँ, क्योंकि तुम्हारे शीतल जल ने मेरी पीड़ा का नाश कर दिया है, और मुझे अब मेरी खुमारी हट गई है, मतलब मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक हो गई है। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम एक बेटी हो और ये हिमालय तुम्हारे पिता है, क्योंकि तुम हिमालय से ही पैदा हुई हो, हिमालय से ही उत्पन्न हुई हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय तुम्हारे लिए चिंतित है। जैसे एक पिताजी अपनी बेटी के लिए चिंतित होते हैं, वैसे ही ये हिमालय भी तुम्हारे लिए चिंतित है। तो ये कवि क्या कह रहा है कि सतलुज बहन तुम्हारी लीला बड़ी अनोखी है, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, आलस दूर हो जाता है। मतलब मुदित मन हटा खुमारी का मतलब तुम्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, मेरी पीड़ा का नाश हो जाता है, मुझे अच्छा फील होने लगता है, मेरी उदासी खत्म हो जाती है, और मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ, न्यौछावर जाऊँ, मैं तुम्हारी नज़र उतारूँ। तुम बेटी हो और ये हिमालय बाप है, और वो बाप की तरह ही जैसे एक पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित होता है, वैसे ही हिमालय भी तुम्हारे लिए चिंतित होता है, क्योंकि तुम हिमालय से दूर जा रही हो। तो इसलिए हिमालय भी पिता के समान तुम्हारी चिंता करता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझना है। प्रकृति मतलब नेचर, नेचर क्या है? नटी, नटी मतलब नाटक करने वाली। जैसे नट होते हैं ना, नट कौन होते हैं? नाटक करने वाले। जैसे वो सर्कस टाइप में, या जब कोई तमाशा दिखाने वाले लोग नहीं होते, डंडे लगा के रस्सी के ऊपर चलने वाले, तो वो नट और नटी, मेल को बोलते हैं नट और फीमेल को बोलते हैं नटी, या अभिनेत्री भी बोल सकते हो आपको, ठीक है? नाटक करने वाली नटी, आप अभिनेत्री बोल सकते हो। तो प्रकृति एक अभिनेत्री है, एक नटी है। उसके चित्रित पट पर मीन्स कि प्रकृति के देखो इसकी टू टाइप्स में मैं इंटरप्रिटेशन बताऊंगी, यू हैव टू डिसाइड कि मैम आपको कैसे बताते हैं। तो प्रकृति एक नटी है जो अलग अलग तरह के, ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है कि प्रकृति एक नटी है, एक नाटक करने वाली है, एक अभिनेत्री है, जिसके डिफरेंट जो अपने अलग अलग से करतब दिखाती है, जो अपने अलग अलग चित्र दिखाती है। नेचर अपने डिफरेंट हमारे को चित्र दिखाती है, ठीक है? इसके डिफरेंट चित्र पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। तो जो प्रकृति है, अलग अलग तरह के करतब और नाटक दिखाने वाली प्रकृति के चित्रित पट पर अलग अलग चित्र दिखाने वाली प्रकृति में हिमालय जो है बहुत ही अनोखा, अद्भुत, सर्वोत्तम है, उत्तम है, और वो हिमालय अपनी छाप दिखाता है, अपनी छटा बिखेरता है। और इसी हिमालय से पैदा होने वाली तुम पैदा होने वाली बेटी हो, इसलिए सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। एक तो हम ऐसे व्याख्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या मीन्स एक्सप्लेनेशन। एक दूसरी तरह हम कैसे समझते हैं कि वो लेखक क्या कह रहा है कि हे सतलुज, तुम प्रकृति जो कि एक नटी है, अभिनेत्री है, इस अभिनेत्री के पट पर, पट का मतलब होता है वस्त्र, तो इस अभिनेत्री, इस नटी, इस एक्ट्रेस के, जो एक्ट्रेस कौन है? नेचर, प्रकृति, उस एक्ट्रेस के वस्त्र पर, पट पर छपे हुए चित्र के समान हो। और ये जो हिमालय है, जो सबसे बड़ा है, सबसे उत्तम है, अनुपम का मतलब होता है उत्तम, मैचलेस, सर्वोत्तम, जिसका कोई मैच नहीं है, जिसके आगे किसी मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसका अनोखा है, और इस प्रकृति की पट पर हिमालय अपनी छाप, अपनी छटा बिखेर रहा है। ऐसे हिमालय से पैदा होने वाली बेटी और मेरी बहन सतलुज तुम्हारी जय जय हो। तो आई होप ये क्लियर है। ये इतना ज़्यादा टेक्निकल आपको आएगा नहीं, मैं तो आई एम ट्राइंग कि मैं जितना बेस्ट वे और जितने ऑल्टरनेटिव वेज में आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बता पाऊँ, सो दैट आपको क्लियर हो। देखो बेसिकली इसमें क्या कहा है कि काका कलेलकर एक कवि हैं, उन्होंने कहा है कि नदी लोक माता है। लोक माता मतलब सारे संसार की माता है। सारे संसार की माता क्यों है? क्योंकि वो सारे संसार का ही, देखो ये मैंने क्वेश्चन लिख ही लिया आपके लिए, क्यों लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि वे सारे संसार का समान भाव से पोषण करती है, या फिर हम लिख सकते हैं सारे संसार का कल्याण करती हैं, जो नदी होती है।
अब उन्होंने कहा है कि ये नदियों को माता के रूप में देखने से पहले हम बेटी के रूप में भी देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम उसको प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। और कई कवि हैं जिन्होंने नदियों को माता के रूप में और बहन के रूप में देखकर उस पर अपनी रचनाएं की हैं। ऐसे ही नागार्जुन जी तिब्बत में थे। एक दिन दोपहर को उनका मन उदास था तो वो भी सतलुज के किनारे जाके बैठ गए। उन्होंने अपने पैर सतलुज के पानी में लटका लिए और थोड़ी देर बाद सतलुज के जो ठंडे पानी से, जो प्रगतिशील पानी है, मतलब आगे चलने वाला, आगे बढ़ते रहने वाला पानी है, उसका असर उनके मन पर हुआ और उनका मन ताज़ा हो गया, तन और मन ताज़ा हो गया। और फिर वो ये गाना गुनगुनाने लग गए जिसमें वो सतलुज को अपनी बहन का दर्जा दे रहे हैं, बहन की तरह देखकर, मतलब बहन की तरह मानकर गाना गा रहे हैं। और वो कह रहे हैं, हे सतलुज तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जो लीला अचरज बहन, तुम्हारी जो लीला है वो बहुत अनोखी है। क्यों अनोखी है? क्योंकि तुम्हारी लीला से मेरा जो मन है वो मुदित हो गया, खुश हो गया, और मेरी खुमारी हट गई, मतलब मेरी सारी थकान और मेरा सारा आलस्य हट गया, मेरी तबीयत ठीक हो गई। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर न्यौछावर जाऊँ, मैं तुम पर तुम्हारी नज़र उतारता हूँ। तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारा बाप है और हिमालय तुम्हारे पिताजी हैं। और जैसे एक पिताजी अपने बेटी के लिए चिंतित होते हैं, वैसे हिमालय भी तुम्हारे लिए चिंतित है, पर क्योंकि तुम उससे दूर जा रही हो, पर फिर भी वो हिमालय चुपचाप खड़ा है। ये प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति एक नटी है, नाटक करने वाली है, करतब दिखाती है, अलग अलग हमें चित्र दिखाती है। उस पर जो हिमालय खड़ा है, जो सबसे बड़ा सबसे अनोखा हिमालय है, वो अपनी छटा बिखेर रहा है। हे सतलुज बहन, इस हिमालय से पैदा होने वाली बेटी तुम्हारी जय हो। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि ईजी से ईजी वर्ड्स में इसका explanation मैं दे पाऊँ. If you like this, please do share it ahead with your friends and your classmates, and in the next videos we will discuss the extra question answers and the back question answers. So all the very best guys, and do let me know in the comments if अगर कोई भी different आपकी टीचर ने different इसकी वो करी है इंटरप्रिटेशन किसी भी लाइन की. तो बेसिकली इसमें क्या है, जो नागार्जुन जी हैं उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों के रूप में डिफरेंस बताया है कि जो ऊपर होती हैं वो नटखट होती हैं, मैदान में आके वो शांत हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं, सीरियस हो जाती हैं क्योंकि वो बड़ी हो जाती हैं. और इसमें एक तो ये डिफरेंस बताया है, एक तरह से उन्होंने नदियों का मानवीयकरण किया है, तो नागार्जुन ने भी किया है और यहाँ पे कालिदास जी ने भी किया था मानवीयकरण, मतलब पर्सोनिफिकेशन. एक पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह डिपिक्ट करना, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन या मानवीयकरण. तो नॉन लिविंग थिंग मतलब जो चीज़ जीवित नहीं है उसको जीवित चीज़ से कंपेयर कर देना, उसको बोलते हैं मानवीयकरण. तो कालिदास जी ने भी यही किया था. उन्होंने जो ये नदी थी बेतवा नदी या वेत्रवती नदी, उसको प्रेयसी के रूप में दिखाया था, और कलेलकर ने नदी को लोकमाता के रूप में कहा है. तो ये मानवीयकरण करी गई है. और फिर यहाँ पे वो कहता है, जो हमारे नागार्जुन जी लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये अपने पेरेंट्स के पास होती हैं, जैसे कि लड़कियाँ होती हैं, तब वो बहुत नटखट होती हैं, बट जैसे जैसे बड़ी हो जाती हैं और ससुराल में चली जाती हैं तो वो शांत हो जाती हैं और उनकी नेचर भी डिफरेंट हो जाती है, मीन्स उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है. तो ऐसे ही नदियाँ भी पहाड़ियों पर कुछ और होती हैं, समतल मैदान पर आते आते उनका बिहेवियर शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है और अपने आप में खोई रहती हैं. ठीक है. और उसने क्या कंपैरिजन करा है, नदियों को कहा है हिमालय की बेटी, और बेटी, इन बेटियों का पति कौन है, समुद्र. और समुद्र अगर पति है तो हिमालय क्या हो गया, समुद्र के ससुर. और इसमें दो महानदियों के बारे में बताया गया है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो ऐसी नदियां हैं जो वहाँ से ही पैदा होती हैं, और इनको देख के बाकी छोटी छोटी नदियाँ भी हमारी आंखों के सामने आने लगती हैं. इनका नाम सुनते ही ये हमारी आंखों के सामने आने लगती हैं. और ये कहते हैं कि ये जो महानदियाँ हैं ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो हिमालय का जल जो है, बर्फ़ जो है वो पिघलती है, वो पिघलने के कारण ही इनमें जल आता है, और जल एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा होता है, तो ही इनको महानदी का रूप मिलता है. तो अपने आप में ये कुछ नहीं है. और फिर ये कहते हैं कि वो जो समुद्र है जिसमें जाकर ये मिलती हैं, वो कितना लकी है, कितना सौभाग्यशाली है कि उस समुद्र को इन महानदियों का हाथ पकड़ने को मिलता है, मतलब वो उनका पति का स्टेटस उनको मिलता है. फिर यहाँ पे हमने किया था, एक चीज़ ये थी कि जो हमारे हिमालय की डिस्क्रिप्शन कैसे दी गई है, कि कैसे हिमालय या फिर लीला निकेतन कैसा है उनका, नदियों का मतलब लीला मतलब बचपन की बाल लीलाएँ जहाँ वो करती हैं, उनका घर कैसा है. तो लेखक ने क्या बताया था, हमने किया भी था ये 4 पॉइंट्स में, कि जो हिमालय है मतलब वो कहाँ रहती हैं, हिमालय से पैदा होती हैं. तो हिमालय की पहाड़ियाँ बिना बर्फ़ के नंगी प्रतीत होती हैं, घाटियों में छोटे छोटे पौधों से भरी हैं हिमालय की सारी घाटियाँ, और कहीं पहाड़ के ऊपर भूमि समतल है तो कहीं भूमि उतार चढ़ाव वाली है, और कहीं हरी हरी घाटियाँ हैं. तो ये सारा इसका था वर्णन. ठीक है. और यहाँ से और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस बताया है कि मैदान में कैसी होती हैं और ऊपर कैसी होती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, अटखेलियाँ करती हैं. तो जब वो पैदा होती हैं तब वो बिल्कुल दुबली पतली होती हैं, और उसके बाद मैदान तक आती आती बहुत ही विशाल हो जाती हैं. तो दिस वॉज द बेसिक चैप्टर. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.